सो हेलो एवरीवन, हमारा क्या हुआ था, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर रहे थे हमारे। अब देखो हमको अभी फाइंड करना है फाइंडिंग एंगल बिटवीन वेक्टर, मतलब जो दो वेक्टर है उसके बीच का हमको क्या फाइंड करना है, एंगल। तो मुझे एक बात बताओ, हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, क्या होता है ए बार डॉट बी बार, क्या होता है रे, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू हम लिखते मॉड इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा, बराबर है। तो इस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं रे, तो कॉस थीटा को लिख सकता हूं मैं ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार लिख सकते हैं। थीटा मतलब क्या है, एंगल। थीटा मतलब क्या है, एंगल। ठीक है, तो कॉस थीटा निकल गया तो कुछ तो भी क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएंगी। मतलब कॉस थीटा मतलब ही क्या है, हमारा एंगल। तो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, कॉस 0 कितना होता है रे, 1। ये सभी को पता है, कॉस 0 1, कॉस 90 0, कॉस 90 0, कॉस 180 -1। ठीक है, अब आप सभी लोगों को पता है 180 मतलब ही क्या है, पाई, और 90 मतलब क्या है, पाई बाय 2। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोगों को पता है, तो मुझे एक बात बताओ, अपना जो एंगल रहने वाला है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू रहने वाली है, वो कौन से रेंज में रहेगी रे, कॉस थीटा की वैल्यू जो रहेगी वो कौन से रेंज में रहेंगी, मैक्सिमम क्या रह सकता, मिनिमम क्या रह सकता, तो उसकी रेंज क्या होंगी, +1 से लेकर -1 तक। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, थीटा के ऊपर, मतलब किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। ठीक है, सब हो। अब देखो, अगर आपका थीटा लेस देन π/2 है, क्या है, लेस देन π/2 और ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोलता हूं, मतलब 90 से कम और 0 से ज्यादा। तो मुझे एक बात बताओ, कॉस थीटा क्या आएगा रे, क्या आएगा, क्या आना चाहिए, ये थोड़ा सा बताओ, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो एक तो आप इसको ऐसे लिख दो कि कॉस थीटा आएगा ग्रेटर देन, क्या, ग्रेटर देन 0, या फिर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव। इज इट क्लियर। अगर थीटा आपका π/2 है तो आपका कॉस थीटा क्या आना चाहिए रे, 0 ही आएगा। इसका मतलब मुझे बताओ, थीटा अगर π/2 तो डायरेक्टली हमारा ए बार डॉट बी बार भी क्या आएगा रे, 0 ही आएगा ना। कब है, अगर थीटा क्या है तो π/2 अगर है तो। लेकिन अगर थीटा की रेंज ग्रेटर देन π/2 और लेस देन पाई है, तो मुझे बताओ कॉस थीटा क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए ना। मतलब निगेटिव मतलब लेस देन 0 या फिर निगेटिव। ठीक है, तो ये बस आपको समझने के लिए है कि आपकी जो आंसर आने वाला है एंगल का वो क्या रहेगा। तो सीधा लॉजिक है, π/2 अगर है तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, 0 से लेकर π/2 तक है तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और π/2 से पाई तक है तो क्या आएगा, निगेटिव, बराबर है। सो राइट डाउन, देखो जल्दी।
अब देखो, इधर देखो रे, अब हमको सपोज दो वेक्टर गिवन है। अब वेक्टर आपको कौन से फॉर्म में रहते हैं ये सभी को पता है। सपोज आपको दो वेक्टर गिवन है जिसमें वेक्टर ए है, ए बार इज इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b बार एक वेक्टर है जो दिया है b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे फाइंड करना है कॉस थीटा, मतलब क्या फाइंड करना है, एंगल। तो सीधा लॉजिक है रे, कॉस थीटा फाइंड करना है तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है रे, सभी को पता है, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार। इज इट करेक्ट? अब मुझे बताओ, ए बार आप सभी लोगों को पता है क्या है, तो ए बार क्या है रे, ए बार क्या है, सो a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b बार क्या है, सो b1i प्लस b2j प्लस b3k। जब भी किसी वेक्टर का हम क्या फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो कैसे करते हैं रे, मैंने इसके पहले बताया था आपको। देखो, अगर आपका वेक्टर ए बार अगर ऐसा है यक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका मॉड ऑफ ए बार क्या आता था, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस, ये सभी को पता है। तो मैं इसमें मुझे लिखना है मॉड ऑफ ए बार, तो मॉड ऑफ ए बार क्या हो जाएगा, अंडर रूट, बताओ, a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस a3 स्क्वेयर। ठीक है। और इधर में b1 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस b3 स्क्वेयर। ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई रे, कॉस थीटा की, बस सिंपल। ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉस थीटा की। ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे देखो, इसके पहले भी मैंने आपको आई थिंक बताया। अब इसमें आपको क्या करना है रे, वैल्यूज पुट करना है। अब मैंने ये जनरलाइज फॉर्म लिया, a1i a2j a3k में, इसमें a1 a2 और a3 क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट्स, कुछ भी रह सकता है ना, 2i प्लस 3i माइनस 4k, b बार रहेगा 6i प्लस 8j प्लस 7k, कुछ भी रह सकता है। तो इसका एक आंसर फाइंड कर सकते हो, इसका एक आंसर फाइंड कर सकते हैं। इस दोनों का क्या होगा रे, क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। लेकिन डॉट प्रोडक्ट करते वक्त एक बात हमेशा याद रखना, इधर देखो, इधर देखो, अगर i को i के साथ मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या होगा रे, 1 होगा। ये पता है आपको क्यों होता है 1, तो क्योंकि दोनों के बीच का i और i के बीच का एंगल क्या हो गया, 0, cos 0 1। मतलब यही करोगे ना आप, या ऐसा करोगे, मॉड ऑफ i कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 0, कॉस 0 मतलब 1, और ये भी आता है 1, ये भी आता है, मतलब होल इसका आंसर कितना आ गया रे, 1। जैसा आई के लिए वैसा ही किसके लिए होगा, जे के लिए, जे कैप इंटू जे कैप 1, वैसा ही के कैप इंटू 1। लेकिन अगर आप ये लेते हो आई इंटू जे, तो वही मॉड ऑफ आई बार इंटू मॉड ऑफ जे बार, और आई और जे के बीच में एंगल कितने का है रे, 90 का। कोई भी लो, आई जे लो, जे के लो, आई के लो, सबके बीच में एंगल कितने का है, 90 का। और कॉस 90 कितना होता है, तो आई इंटू जे 0, जे इंटू के, आई इंटू के, बराबर है। मतलब कोई भी किसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम होगा तो 1, डिफरेंट होगा तो 0। ये सभी को याद रहेगा, मैक्सिमम टाइम आपके काम में आएगा ये। ठीक है, सो राइट डाउन। अब देखो रे, ये प्रोजेक्शन मतलब क्या है। ठीक है, जैसे धूपकाले में तुम चल रहे हो रास्ते से, ठीक है, तो
तुम्हारी जो परछाई पड़ती है वो तुम्हारा क्या है, प्रोजेक्शन ही है ना, ठीक है। तो वो जो प्रोजेक्शन की लेंथ है वो हमेशा सेम रहती क्या, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सन के एंगल के ऊपर। या फिर आप यहाँ पे खड़े हो तो मेरा कहीं पे तो भी गिर रहा, दिख रहा क्या प्रोजेक्शन मेरा, ठीक है, ये इधर सामने में, तो मेरी जितनी लेंथ है मतलब हाइट है उतना ही प्रोजेक्शन होगा क्या, वो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल के ऊपर और लाइट के ऊपर, ठीक है। सो यही प्रोजेक्शन हमको पढ़ना है किसका, वेक्टर का, ठीक है। जैसे एक वेक्टर है, देखो रे, सपोज इधर देखो, पी क्यू और इसको बोल देता हूं पी आर, ठीक है। ये जो पी आर है ये है वेक्टर ए बार, ये वेक्टर क्या है, ए बार। पी क्यू जो है वो है वेक्टर बी बार, ये वेक्टर क्या है, बी बार। अगर मेरे को पी क्यू मतलब बी बार का प्रोजेक्शन निकालना है, किसका निकालना है, बी बार का, तो इस बी बार का प्रोजेक्शन किसके ऊपर गिरेगा। अब मैं खड़ा हूं यहां पे तो मेरा प्रोजेक्शन किसके ऊपर गिर रहा है, अब ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, सपोज मैं ऐसे इंक्लाइंड हो गया तो मेरा प्रोजेक्शन इस पे गिरने वाला है, मतलब इस बी बार का प्रोजेक्शन किस पे गिरेगा, ए बार के ऊपर। तो ऐसा एज्यूम करते ये एंगल है थीटा, तो ये प्रोजेक्शन हुआ यहां पे, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया यस, क्या बोल दिया, यस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपको बोला प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, मतलब बी बार का प्रोजेक्शन किसके ऊपर गिरा, ए बार के ऊपर, तो ये प्रोजेक्शन कितना हुआ रे, इतना ही हुआ ना, कितना, पी एस बार, इतना ही हुआ, कितना, पी एस बार। इज इट क्लियर, पी एस बार ही हुआ ना, प्रोजेक्शन बी बार का किसके ऊपर गिरा, ए बार के ऊपर, तो ये क्या हुआ, पी एस बार। इज इट क्लियर। प्रोजेक्शन मतलब क्या है इतना मुझे बताओ, प्रोजेक्शन मतलब क्या है इतना मुझे बताओ। शैडो, शैडो, तो उस शैडो की कुछ ना कुछ लेंथ होगी ना रे, लेंथ होगी मतलब उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड है तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकता क्या, मॉड ऑफ पी एस बार लिख सकता हूं ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई जरूरत है क्या, तो मॉड ऑफ पी एस बार। अब मेरे को ये पी एस बार अगर मिल गया तो मेरा काम हो गया, ठीक है। अब इस पी एस बार को निकालने के लिए क्या फंडा यूज करूं, तो देखो आपको सभी को पता है कॉस थीटा मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा लगाए तो एडजेसेंट क्या है, पी एस बार है, मॉड ऑफ पी एस बार, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, मॉड ऑफ पी क्यू बार है, ठीक है। सो ये लिखा कॉस थीटा, ये मॉड ऑफ पी एस बार मुझे पता नहीं, और पी क्यू बार मतलब क्या है रे, क्या है, बी बार, मतलब ये पी एस बार क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी एस बार। इज इट क्लियर, ठीक है। तो इस पी एस बार की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, बी बार इंटू कॉस थीटा, क्या लिख सकता हूं, बी बार इंटू कॉस थीटा। अब थोड़ा सा एक ध्यान दो रे, यहां पे अगर मैं यहां पे ऐसे लिख पाता कि ए बार डॉट बी बार कॉस थीटा, तो ये किसका फार्मूला बनता, किसका बनता, इसको मॉड में लिखा तो लगे तो इसको मॉड में लिखो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा किसका फार्मूला बनता, बनता ना। तो मैं एक काम करता, देखो इसको ये एज इट इज रहने देता, मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करता मॉड ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार से और डिवाइड भी करता मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार से। ऐसे ही कर सकते ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब एडजस्टमेंट, कैंसिल किया, कुछ ऐड किया है क्या? नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बना रहे, ये किसका फार्मूला हो गया? डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, अपॉन मॉड ऑफ ए बार। मतलब इधर देखो रे, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार क्या हुआ? ये हुआ ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। इज इट क्लियर? मतलब जब भी हम बी बार का प्रोजेक्शन ए बार पे लेंगे तो डिवाइड में क्या आना चाहिए? मॉड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। ऊपर में तो ए डॉट क्या है? बी है। वैसे ही अगर मुझे एक बात बताओ रे, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार लिया तो इसका आंसर क्या आना चाहिए रे? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी बार। इज इट क्लियर? मतलब जब भी हम बी बार का प्रोजेक्शन ए बार पे ले रहे तो ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, और बी ए बार का बी बार पे ले रहे तो डिवाइड में क्या आएगा? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये सिर्फ क्या हो गया? प्रोजेक्शन। क्या हो गया? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। इसका आंसर क्या आएगा? स्केलर, नंबर आएगा ना कोई तो भी। वैसे ही अगर मुझे यहां पे निकालना है, देखो वैसे ही अगर मुझे निकालना है वेक्टर प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन ही है लेकिन कौन सा प्रोजेक्शन? वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। अब वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार मतलब क्या है? तो सेम है, कुछ चेंज नहीं है। मुझे बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार क्या था? याद करो, कोई देखने की जरूरत नहीं। प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार तो सिंपल, ऊपर में आपको लिखना है और किसके ऊपर ले रहे? तो मॉड ऑफ। इज इट क्लियर? ये हो गया सिर्फ प्रोजेक्शन, लेकिन हमको देखना है कौन सा प्रोजेक्शन रे? और वेक्टर प्रोजेक्शन देखना है किसके ऊपर? ए बार के ऊपर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ए कैप से। किससे मल्टीप्लाई कर दो रे? ए कैप से। ए कैप मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे रे? थोड़ा सा देखो बरा। ये हो गया ए बार डॉट बी बार, इसको सपोज ब्रैकेट में अपॉन मॉड ऑफ ए बार। ये क्या हो गया? ए बार अपॉन, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा? ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार अपॉन मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर। यही हो गया आपका वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। तो सिंपल है, ए बार डॉट बी बार है ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर। ठीक है, या फिर इतना याद रख देने का, ये याद है, इसको मल्टीप्लाई किससे करने का? यूनिट वेक्टर से। ठीक है, वैसे ही मुझे एक बात बताओ, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्या होगा रे? बताओ जल्दी से। ए बार डॉट बी बार इंटू क्या आएगा? अभी इधर ए बार पे था तो ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर, इधर बी बार है तो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का। इज इट क्लियर? सिंपल लॉजिक है। सिर्फ वेक्टर देखना है बी बार ऑन ए बार पे, तो ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, मतलब डिवाइड में क्या आएगा? मॉड ऑफ ए बार। इसका ही वेक्टर प्रोजेक्शन देखना है तो किससे मल्टीप्लाई करो? ए कैप से, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। उल्टा उसका क्या होगा? ये वाला। ठीक है, राइट डाउन।
हाँ देखो रे, ये तो मैंने आपको सिर्फ डिराइव करके बताया कि प्रोजेक्शन बी बार का ए बार के ऊपर कैसे आएगा। आपको अगर याद रखना है तो सिंपली क्या याद रखो रे, बस ये, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। इधर ए बार है तो डिनोमिनेटर में ए बार, और बी ए बार का बी बार के ऊपर देखते हैं तो डिनोमिनेटर में बी बार। ये एक याद रहा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसी के जगह पे उसने अगर वेक्टर प्रोजेक्शन बोला तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, ए कैप से। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, बी कैप से। वो फार्मूला भी लर्न करने की जरूरत है क्या, नहीं। ओके सो देखो नेक्स्ट, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ये तीन कंसेप्ट हमको पढ़ना है। कौन कौन से, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन और डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। देखो डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। धीरे धीरे बताता, सिर्फ समझने की कोशिश करो, बहुत इजी है। सिर्फ फार्मूला रट्टा मत मारो, नहीं तो मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ये फार्मूला लिखना है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता चला तो आप कभी भी डिराइव कर सकते हो। सपोज एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3D। जैसे एक एक्सिस है, ये एक्स, ये y और ये z, यहाँ पे है आई कैप, बराबर है ना, यहाँ पे j और यहाँ पे k। मतलब 3D आपको समझ गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक ऐसी लाइन है, सपोज एक ऐसी कोई तो भी लाइन है, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ कुछ तो भी एंगल बनाएंगी, यही लाइन y एक्सिस के साथ कुछ तो भी एंगल बनाएंगी, और वही लाइन z एक्सिस के साथ कुछ तो भी लाइन बनाएगी। अब 3D में आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हो। सपोज ये एक लाइन है, तो ये x एक्सिस कौन सा है, ये, तो इसके साथ कुछ एंगल बनाया। y कौन सा है हमारा, ये, तो इसके साथ कुछ एंगल बनाया। और z ये, तो इसके साथ कुछ एंगल बनाया। तो अब 3D में आप इजीली उसको देख सकते हो। ये हमने किस में निकाला है, 2D में, तो इसमें विजुअलाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। इसलिए मुझे बताओ, सपोज एक कोई तो भी लाइन है, उस लाइन को बोलता हूं मैं वेक्टर, सॉरी हाँ वेक्टर थोड़ा सा। सपोज ये वेक्टर है ए बार, कौन सा वेक्टर है रे, ए बार। अब इस ए बार वेक्टर को बोल देता हूं मैं a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब इस ए बार वेक्टर ने x एक्सिस के साथ या फिर i डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाया, उस एंगल को बोलते हैं हम अल्फा। उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। वही ए बार y के साथ एंगल बनाएगा, वही ए बार z के साथ एंगल बनाएगा। तो इसी को ही बोलते हैं हम डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गैमा। अल्फा मतलब वेक्टर ने x के साथ बनाया हुआ एंगल, ए बार वेक्टर ने y के साथ बनाया हुआ एंगल दैट इज बीटा, ए वेक्टर ने के साथ बनाया हुआ एंगल दैट इज गैमा। ये हो गए हमारे डायरेक्शन एंगल। इज इट क्लियर? अब हम जाते डायरेक्शन कोसाइन की तरफ। किसकी तरफ? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता डायरेक्शन कोसाइन क्या होते, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो बताओ, एक वेक्टर है आपका ए बार, एक वेक्टर है आपका आई कैप। ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है अल्फा। तो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकता हूं क्या?
ले सकता हूं ना। मतलब इधर देखो, ए बार इंटू आई कैप क्या होगा, ए बार इंटू आई कैप, ये एक वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ये दूसरा वेक्टर। तो ए बार डॉट बी बार का फार्मूला आप सभी लोगों को पता है, क्या है रे, ए बार डॉट बी बार रहा तो मॉड ए बार मॉड बी बार कॉस थीटा। इज इट क्लियर? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बार एंड बी बार। वैसे ही ए बार इंटू आई कैप, ए बार इंटू आई कैप, इसमें अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट लगाया तो मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ इंटू कॉस, दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, अल्फा। एंगल कौन सा है, अल्फा। अब मुझे एक बात बताओ, ये ए बार इंटू आई क्या, ये ए बार कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बार कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ आई कैप कितना होगा ये बताओ मुझे पहले, कितना होने वाला है, 1। वैसे ही मॉड ऑफ जे कैप मॉड ऑफ के कैप क्यों होता है आप सभी लोगों को पता है। मुझे एक बात बताओ रे, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हाँ बताओ जल्दी से, तुरंत बुक में एक स्टेप लिखो और कॉस अल्फा की वैल्यू मुझे बताओ कितनी आनी चाहिए, बताओ जल्दी से, 1 मिनट के अंदर बताओ तुरंत। हाँ हाँ ए बार इंटू आई कैप, यहां तक ठीक है। ये मॉड ऑफ ए बार को मैं लिखता सिर्फ मॉड ऑफ ए बार, ये कितना हो जाएगा रे, और ये कितना हो जाएगा कॉस अल्फा। मेरे को निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस, बराबर है ना। तो मैं इस कॉस अल्फा को क्या लिख सकता, थोड़ा सा ध्यान दो बरा, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ए बार इंटू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो, ए बार क्या है आपका, ये इधर लिखा है मैंने, A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K इंटू आई कैप अपॉन मॉड ऑफ ए बार, बराबर है ना। अब थोड़ा सा एक बात बताओ रे, ये आई कैप इसको मल्टीप्लाई होगा तो A1 इंटू आई कैप इंटू आई कैप, आई कैप 1, मतलब ऊपर क्या बचा A1। अब I को J से मल्टीप्लाई किया तो 0, मतलब ऊपर क्या बचा A1 अपॉन मॉड ऑफ ए बार, ये हो गया हमारा कॉस अल्फा। क्या हो गया, कॉस अल्फा। वैसे ही आपका कॉस बीटा क्या होना चाहिए रे, क्या होगा, B1 क्या, कॉस बीटा किसके साथ एंगल है, J के साथ होंगे ना, तो फिर A2 अपॉन मॉड ऑफ ए बार, और कॉस गैमा क्या होगा, A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। और ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा, यही आपके क्या है रे, डायरेक्शन कोसाइन। क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। इज इट क्लियर, ठीक है, इज इट क्लियर। अब आपको एक कोरिलेशन पढ़ना है, आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, कॉस अल्फा मतलब A1 अपॉन मॉड ऑफ ए बार, कॉस बीटा मतलब A2 अपॉन, और कॉस गैमा मतलब A3 अपॉन मॉड ऑफ ए बार। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो, बाद में लिखो। मुझे एक बात बताओ, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गैमा अगर मैं करूं तो मुझे कॉस अल्फा पता है कितना है, A1 अपॉन मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, A1 स्क्वेयर, बराबर है, कॉस स्क्वेयर बीटा मतलब A2 स्क्वेयर अपॉन, और ये A3 स्क्वेयर अपॉन मॉड ऑफ, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस A3
लेकिन मुझे एक बात बताओ रे, डिटर्मिनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब क्या होता है? रूट अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, लेकिन उसका स्क्वायर मतलब रूट और स्क्वायर, मतलब ऊपर भी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1। क्या लिख सकते हो? 1। मतलब सिंपल है, हमारे डायरेक्शन रेशियो है अल्फा बीटा गैमा, जो एंगल बना रहे वेक्टर ए बार का एंगल बना रहे एक्स से, वाई से और जेड से। हमारे डायरेक्शन कोसाइन है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा। कॉस अल्फा मतलब a1 अपॉन मॉड ऑफ ए बार, कॉस बीटा मतलब a2, कॉस गैमा मतलब a3 अपॉन मॉड ऑफ ए बार। और इन तीनों का स्क्वेयर और एडिशन करते, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू क्या आता है? 1। ठीक है, तो बस आपको ये 3 बातें याद रखनी है, डायरेक्शन कोसाइन, ये कोरिलेशन और डायरेक्शन एंगल। अब क्या बचा हमारा? डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, सबसे पहले ये लिख लो। हाँ देखो, डायरेक्शन एंगल हो गए हमारे, उसके बाद क्या हो गए? डायरेक्शन कोसाइन। अब हमको क्या पढ़ना है? डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, देखो रे, इधर देखो, इधर ध्यान दो सब लोग। जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन है, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है ये हमारे का क्या है? तो एक है कॉस अल्फा, बराबर है ना, एक है कॉस बीटा और एक है कॉस गैमा। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख देता। डायरेक्शन कोसाइन बोला तो मेरे को पता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल देता कि ये है यल, यह है यम और यह है यन। मतलब डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए? यल यम यन। यल मतलब कॉस अल्फा, यम मतलब कॉस बीटा, यन मतलब कॉस गैमा। और आपके पास, आपको पता है कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गैमा इक्वल टू क्या होता है? होता है ना 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यल स्क्वेयर प्लस यम स्क्वेयर प्लस यन स्क्वेयर इक्वल टू, हो गया। अब हमको पढ़ना है डायरेक्शन रेशियो। क्या पढ़ना है? डायरेक्शन रेशियो। अब ये डायरेक्शन रेशियो क्या है? तो देखो, इधर का मिटाना पड़ेगा। ये हो गया ना रे इसका? हाँ। हाँ, अब देखते हैं हम डायरेक्शन रेशियो को। किसको? डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो है सपोज ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो को मैंने क्या बोल दिया? नाम। जैसे डायरेक्शन कोसाइन को नाम क्या दे दिया? यल, यम और यन। लेकिन यल मतलब क्या है? कॉस अल्फा। यम मतलब पता है आपको। वैसे डायरेक्शन को रेशियो को मैंने बोल दिया ए बी और सी। तो इसको मैं डायरेक्शन रेशियो है तो ऐसा बोल सकता हूं डायरेक्टली, देखो यल अपॉन ए, यम अपॉन बी और यन अपॉन सी इज इक्वल्स टू जितने भी, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो। रेशियो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो फिक्स आएगा। उस फिक्स आंसर को मैं नाम दे देता सपोज लैम्बडा। क्या नाम दे देता? इज इट क्लियर? डायरेक्शन रेशियो है हमारे ए बी सी, यल बाय ए, यम बाय बी, यन बाय सी इज इक्वल्स टू लैम्बडा। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, करें यल इज इक्वल्स टू ए इंटू यम इज इक्वल्स टू यन इज इक्वल्स टू, लिख सकता हूं ना?
L is equals to A lambda, M is equals to B lambda and N is equals to C lambda। और हमारे पास एकदम बढ़िया इक्वेशन है, कौन सा, जो आपने पढ़ा है, L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर इक्वल टू, है ना। और ये भी एकदम अब यल मतलब क्या है रे, यल मतलब क्या है, यम मतलब क्या है, यन मतलब इज इक्वल्स टू 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वेयर लैम्बडा स्क्वेयर बी स्क्वेयर लैम्बडा स्क्वेयर सी स्क्वेयर लैम्बडा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, तीनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, लैम्बडा स्क्वेयर, दैट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू, तो लैम्बडा स्क्वेयर क्या हो गया, 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अगर मेरे को लैम्बडा की वैल्यू लिखना है तो वो क्या हो जाएंगी, 1 अपॉन अंडर रूट प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। लेकिन ये वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो सकती, कह रहे क्यों नहीं, स्क्वेयर है तो हो सकती ना। तो लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस ये और माइनस ये, निकल गया लैम्बडा, निकल गया ना लैम्बडा। तो वैसे ही अब मुझे एक बात बताओ, ये लैम्बडा निकल गया सभी का, इज इट क्लियर। अब आप सभी लोग मुझे बताओ, यल इज इक्वल टू क्या था, ए लैम्बडा, यल इज इक्वल टू क्या था, ए लैम्बडा, और लैम्बडा की वैल्यू आपको पता है ना, ये है ना। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ए से, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट, हो गया ना, यम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और एन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट। इज इट क्लियर। ये नहीं लिखा तो भी याद रखना, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, लैम्बडा ये आएगा, और यल इज इक्वल्स टू ए लैम्बडा, एम इज इक्वल्स टू बी लैम्बडा और एन इज इक्वल्स टू सी लैम्बडा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। ये पूरा इसका बेसिक इसमें आ गया। इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, सो राइट डाउन। हाँ, जो प्रूफ है वो पूरे हम लेने ही वाले, ठीक है। प्रूफ मतलब ही थ्योरम। हो गया ना ये, डालो हेडिंग एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 है ना, टाइम है ना। एक प्रॉब्लम लिखो पहले, हाँ बहुत टाइम है, फिर तो पूरी एक्सरसाइज होती है आज तो अपनी। हाँ ठीक है, लिखो रे, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक्सरसाइज 5.3 में का फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड 2 यूनिट वेक्टर each of which is perpendicular to both u bar and v bar
देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक सेकंड यहाँ पे देखो। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू यूनिट वेक्टर ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ u बार एंड v बार। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, वेयर u बार दिया है और v बार दिया है, और ये परपेंडिकुलर तो है, लेकिन इसका हमको क्या निकालना है रे, यूनिट वेक्टर, बराबर है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोगों को पता है अगर a क्या यूनिट वेक्टर अगर a का निकालना है तो हम कैसे लिखते, a बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार, उससे हम फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर। लेकिन दो वेक्टर u बार और v बार क्या है रे, परपेंडिकुलर है, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका हमको फाइंड करना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा ना। फाइंड क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, हमको एक्चुअल में फाइंड क्या करना है रे, देखो u बार क्रॉस v बार का क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए पहले तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका u बार क्रॉस v बार, और उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड, बराबर है ना। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं u बार। तो मुझे एक बात बताओ, u बार कितना दिया है रे, 2i प्लस j माइनस 2k, v बार दिया है i प्लस 2j माइनस 2k। सो मुझे एक बात बताओ, u बार क्रॉस v बार क्या हो जाएगा, आपको सबको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर में लिख दो i j k, देन u के कोएफिशिएंट कितने, 2 1 माइनस 2, और j के 1 2। अब आप सभी लोगों को 3/3 डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं ये पता है, मैंने बहुत बार बताया, वीडियो भी है। देखो पहला कोएफिशिएंट क्या है, i। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, i के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को छोड़ दो, 1 इंटू माइनस 2, मिडल में माइनस का साइन, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, मतलब माइनस माइनस प्लस 4। मिडल जब भी लोगे तब साइन क्या करना है, चेंज, तो माइनस j। अगेन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को स्किप करो, 2 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, मतलब माइनस माइनस प्लस 2। देन k कैप, अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ दो, बचे क्या, 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू 1 1, बराबर है। अब इसको सॉल्व करो, माइनस 2 प्लस 4 2i, माइनस 4 प्लस 2 मतलब माइनस 2, और माइनस माइनस प्लस 2j, और ये प्लस 3k। ये हो गया आपका u बार क्रॉस v बार। अब मुझे बताओ u बार क्रॉस v बार हो गया है, इसी का मेरे को क्या चाहिए रे, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको सबको पता है, अंडर रूट 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 9, अंडर रूट 17 यूनिट्स हो गया। अब आपको क्या निकालना है रे, बताओ क्या पूछा था क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू u बार एंड v बार। क्या बोला था, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू u बार एंड v बार, मतलब जो u बार जो यूनिट वेक्टर है वो u बार एंड v बार को क्या है रे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है तो आप मुझे बताओ यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, तो n कैप नाम दे दो उसको, क्या हो जाएगा, u बार क्रॉस v बार अपॉन मॉड ऑफ u बार क्रॉस v बार। लेकिन आपने क्या बोला है, दो वेक्टर है तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस ले सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ u बार क्रॉस v बार कितना है, जल्दी से बताओ, लिखू 2i प्लस 2j प्लस 3 है ना, और u बार क्रॉस v बार का मॉड कितना है, रूट 17। तो अपना आंसर एक तो आ जाएगा, n कैप का प्लस माइनस लिखा तो भी चलेगा, या फिर सेपरेट भी लिख सकते हो, एक प्लस एक
माइनस, बस हो गया अपना आंसर। इज इट क्लियर? राइट डाउन। ओके, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स, इफ ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स perpendicular to each other, perpendicular to each other, prove that a bar plus b bar whole square is equals to a bar minus b bar whole square। ठीक है, लिखा गया। अब 2 मिनट यहां पे ध्यान दो। सबसे पहले इधर देखो रे, इफ ए बार एंड बी बार टू वेक्टर्स, क्या बोला है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ए बार वेक्टर जो है वो इस बी बार वेक्टर को क्या है? परपेंडिकुलर है। और आप सभी लोगों को पता है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहे तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता? अब मुझे बताओ, ए बार डॉट बी बार अगर 0 आएगा और किसी ने मेरे को बोला कि नहीं सर मेरे को ऐसे लिखना है, तो भी 0 ही आएगा। ए बार डॉट बी बार लिखो, बी बार डॉट ए बार देखो, इट इज 0। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसने क्या बोला है रे कि प्रूव करो, तो एलएचएस क्या है? एलएचएस है ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर। अब मेरे को डॉट, मैं तो ऐसे भी लिख सकता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये वेक्टर है तो मेरे को पता तो चलना चाहिए डॉट ले रहे कि क्रॉस ले रहे, बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना रे, देखो बरा, ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। अब ये ए बार किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? पहले ए बार के साथ देन बी बार के साथ। तो मुझे बताओ, ए बार इंटू ए बार प्लस ए बार इंटू प्लस, अब ये बी बार मल्टीप्लाई होगा तो बी बार इंटू ए बार प्लस इंटू बी बार। ठीक है, अब मुझे बताओ आपके इस इक्वेशन के हिसाब से ये क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? मतलब बचा क्या रे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ए बार स्क्वायर प्लस, लिख सकता ना, ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर क्या हो गया? ए बार स्क्वायर प्लस बी बार स्क्वायर। राइट हैंड साइड देखो बरा, आएगा क्या आंसर? वैसे आएगा क्या? पर एक काम करो, इसको ऐसे नहीं लिख सकते करे ए बार इंटू ए बार, मतलब मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर करके देखना पड़ा, वैसे ही आएगा आंसर उसका। ए बार इंटू ए बार मतलब मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर। इसको देता है इक्वेशन नंबर 1। अब सॉल्व करते कौन सा रे? आरएचएस। आरएचएस है ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर। देखो क्या होगा, ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार। सॉल्व करते, ए बार किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ, तो ए बार इंटू, तो ए बार इंटू माइनस बी बार मतलब माइनस ए बार इंटू बी बार। अब माइनस बी बार इंटू ए बार माइनस बी बार इंटू ए बार, और माइनस बी बार इंटू माइनस बी बार प्लस इंटू बी बार। अब आप सभी लोगों को पता है ए बार डॉट बी बार 0, ये भी 0, मतलब क्या बचा? ए बार इंटू ए बार दैट इज मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर। ये हो गया आरएचएस।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू, मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर, हेंस प्रूव। समझ गए ना हिंदुस्तान? ओके हो गया सभी का? हाँ। सो अब मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोगों को पता है दो वेक्टर अगर पैरेलल है, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो ये हो गया सपोज ए बार, ये हो गया बी बार, और ये दोनों पैरेलल है, कोलिनियर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना ए बार इज इक्वल टू के इंटू, मतलब ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ, स्केलर मल्टीपल कुछ भी रह सकता है। बी बार इज इक्वल टू के इंटू ए बार, ये कुछ भी रह सकता ना, ठीक है? हाँ हाँ लिखो, तो ये हो गया पैरेलल। इज इट क्लियर? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। मतलब डॉट प्रोडक्ट आया तो हम बोल सकते दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब उसी कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट दूसरा क्या बोल सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन लिखो, आपको समझ जाएगा। ऑर्थोगोनल बोल सकते क्या? लिखो डिटरमाइन, लिखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखो क्वेश्चन 6, बाकी के बाद में लेंगे। क्वेश्चन 6 अब डायरेक्ट डिक्टेट करता हूं। क्वेश्चन 6, डिटरमाइन वेदर ए बार एंड बी बार, डिटरमाइन whether a bar and b bar are orthogonal comma parallel or neither, और neither। तो मुझे एक बात बताओ, पैरेलल रहा मतलब उसको ऐसे रहना पड़ेगा ए बार इज इक्वल्स टू के इंटू बी बार, तब हम उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल। अगर वो परपेंडिकुलर है मतलब ए बार डॉट बी बार क्या होगा? जीरो, मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। अगर ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू जीरो भी नहीं और ऐसा भी नहीं, तो ये क्या हो गया? ना पैरेलल है ना ऑर्थोगोनल है। बराबर है ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, ठीक है? सो ये मैंने आपको हिंट दी। अब उसमें लिखो वेक्टर ए बार, लिखो उसी प्रॉब्लम में दिया है। हाँ, अब उस प्रॉब्लम में ए बी सी डी ऐसे 4 लिखने हैं, ठीक है ना? उसमें ए फर्स्ट लिखो, ए में ए बार दिया है -9i प्लस 6j प्लस 15k, -9i प्लस 6j प्लस 15k। बी बार इज इक्वल टू 6i माइनस 4j माइनस 10k। ठीक है, ये हो गया इसमें का ए प्रॉब्लम। देन बी, टू आई 3j माइनस k एंड बी बार इज इक्वल टू बी बार इज इक्वल टू
तो आपको हर प्रॉब्लम में बताना है कि ये पैरेलल है, ऑर्थोगोनल है या कुछ भी नहीं है। ठीक है, कितने प्रॉब्लम है रे? 4, ए बी सी और डी। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, बीच वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो इसको सभी को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे कल।